जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में कि फिजिक्स ऑफ फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें आज तीसरा चैप्टर है सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियाँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं सदिश और अदिश राशियों के बारे में। देखिए, सदिश और अदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटीज़ यानी राशियाँ क्या होती हैं। राशियाँ, तो राशियाँ, अब राशियाँ हैं क्या एक्चुअली में राशियाँ क्या, भौतिक राशियाँ जैसे आवेग है, विद्युत है, बल है, त्वरण है, संवेग है, धारा है, दूरी है, आयतन है, घनत्व है, क्षेत्रफल है, समय है, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। तो देखिए, अब इन्हीं राशियों को परिभाषित करने के लिए अदिश और सदिश की गणना की गई। अदिश और सदिश के रूप में इनको परिभाषित किया गया कि किन राशियों को हम अदिश के वर्ग में रखेंगे और किन राशियों को हम सदिश के वर्ग में रखेंगे, या किन राशियों को हम स्केलर के रूप में रखेंगे और किन राशियों को वेक्टर के रूप में रखेंगे। इन्हीं को समझने के लिए हम अदिश और सदिश को पढ़ते हैं। जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश, देखिए इनके नाम में जो है सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नाम में ही इनका पूरी परिभाषा जो है इनके नाम में ही छुपी है। सदिश, स यानी हाँ, स का मतलब हाँ या है। अदिश माने दिशा, जिसमें दिशा है उसे क्या कहेंगे, सदिश। ठीक, स का मतलब क्या हुआ, स का मतलब हुआ, स मतलब है, क्या है, दिशा है, तो जिसमें दिशा है उसको सदिश कहेंगे। देखिए उसी प्रकार देखिए अदिश, अ का मतलब नहीं, अ का अर्थ हुआ नहीं, क्या नहीं, दिशा नहीं, जिन राशियों में दिशा नहीं होती है उन्हें क्या कहेंगे, अदिश राशियां। तो एक तो नाम से देखिए कि एकदम नाम ही आपको बता रहा है, जिसमें दिशा है उसे सदिश, जिसमें दिशा नहीं है उसे अदिश। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में यदि हम कहें कि 10 न्यूटन उत्तर की तरफ, ठीक, और एक दूसरी बात कहें कि 4 केजी कोई सामग्री, 4 केजी कोई सामग्री ले लेते हैं। ठीक, तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, इसमें जो उत्तर ये जो प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, दिशा। क्या प्रदर्शित कर रहा है, दिशा। ठीक, और ये जो 10 न्यूटन, ये जो 10 न्यूटन प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, 10 न्यूटन, ये क्या कर रहा है, परिमाण। क्या प्रदर्शित कर रहा है, परिमाण। और परिमाण क्या होता है, परिमाण को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक, अब यहां देखिए ध्यान से, यहां 10 न्यूटन के साथ दिशा भी जुड़ी हुई है, और यहां पे केवल देखिए 4 केजी, 4 केजी क्या जुड़ा, परिमाण, केवल परिमाण। आप जरा जब ध्यान से देखेंगे तो इस परिभाषा, इसमें इस टोटल में दिशा और परिमाण दोनों है, और यहां पे केवल परिमाण है। क्या है, केवल परिमाण है। तो अब देखिए, यानी परिमाण या मैग्नीट्यूड जो है दोनों राशियों में, दोनों राशियों में, चाहे सदिश राशि हो चाहे अदिश राशि हो, देखिए परिमाण कॉमन है। परिमाण क्या है, कॉमन है। तो हम यहां लिख देंगे कि परिमाण दोनों में कॉमन होता है, परिमाण दोनों में कॉमन होता है, परिमाण दोनों में कॉमन होता है। अब देखिए, ये हम आपको दूसरे कलर से समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इतने से ही इसकी पूरी परिभाषा निकल गई, इतने से ही इसकी पूरी परिभाषा निकल गई। देखिए, सदिश राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण, दिशा सदिश यानी दिशा है और क्या है, परिमाण है। तो सदिश राशियां वैसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उन्हें सदिश राशियां। वैसी राशियां जिनमें दिशा तो नहीं होती है, दिशा नहीं होती है लेकिन परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। देखिए यहां पे जिनमें दिशा, इसमें दिशा नहीं थी, इसमें क्या था, केवल परिमाण है। तो जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, वे अदिश राशियां। दिशा के ही आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। ठीक, देखिए यहां एक बात और समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमने कहा कि इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल उत्तर की तरफ लग रहा है और 10 न्यूटन का बल पूर्व की तरफ लग रहा है।
10 न्यूटन का बल पूर्व की तरफ लग रहा है, ठीक। 5 केजी और 4 केजी का 4 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु लिए खड़ा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप इनको जोड़ेंगे तो आप जोड़कर क्या कहेंगे? क्या आप ये कह सकते हैं कि ये 15 न्यूटन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां अगर आप 5 केजी और 4 केजी को जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि 9 केजी है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां परिमाण है और ये दिशा है, यहां परिमाण है और ये दिशा है, ठीक। और यहां केवल क्या है? परिमाण है। हर जगह क्या है? केवल परिमाण है। हर जगह क्या है? केवल परिमाण है। दिशा की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए कि जहां हम सामान्य रूप से सिंपल बीजगणितीय नियम का उपयोग करके जोड़ लिए, 5, 4, 9 केजी हम सीधा सीधा कर लिए। कहां? जहां पे केवल परिमाण था, ठीक। और ध्यान दीजिए, जहां पे परिमाण और दिशा दोनों थी, यहां समान बीजगणितीय योग से नहीं जोड़े। इनके लिए अलग मेथड होता है जोड़ने का, तो इनको समान रूप से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर समान रूप से 15 न्यूटन जोड़ के कर दिए तो ये हमारी बात गलत हो जाएगी, ठीक। तो इनको जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग का ये पालन नहीं करती हैं। तो हम सिंपल से कह सकते हैं, सुनिएगा, समझिएगा, वैसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, वे साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। क्या? साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। और जिनमें केवल परिमाण होता है वो साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा। चलिए तो आइए परिभाषा पे आते हैं। देखिए परिभाषा कहता है, अब सब कुछ समझ चुके हैं आप आसानी से। देखिए सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, वे राशियां जिनमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक, के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण के साथ साथ दिशा भी। एक एक एग्जांपल को समझते हैं। विस्थापन, वे राशियां कौन कौन सी हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत, संवेग। क्या आपको विस्थापन और दूरी में अंतर पता है? दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन, देखिए पहले छोटा सा समझ लेते हैं इसको, दूरी और विस्थापन। सिंपल सा अगर हम कोई बात करें, तो देखिए अगर कोई दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली, और किसी को पटना जाना है, ठीक, तो दिल्ली और पटना जाने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो आप ऐसे 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 घूम के जाएं, ऐसे ऐसे पूरा, ठीक। और एक आप एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन खींच कर पहुंच जाए पटना, एकदम सीधी लाइन, कोई एक दिशा होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो जो ये दूरी चली जाएगी, इसको कहा जाएगा विस्थापन। समझिएगा, इसको कहा जाएगा विस्थापन। और जो ये घूमते हुए जिसका कोई दिशा नहीं है, इसको कहा जाएगा दूरी। तो दूरी और विस्थापन का अगर परिभाषा की हम बात करेंगे सिंपल शब्दों में, दूरी और विस्थापन क्या है? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक। एक समय लगा होगा यहां से, इतनी लंबाई, ये पथ, तो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई। अब ये जितना लंबा होगा, यहां से लेके यहां तक जितना लंबा होगा, इसको क्या कहेंगे? दूरी, ठीक। और इन्हीं दोनों स्थानों के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, उसी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। तो लेकिन विस्थापन में दिशा तो है ना, देखिए ध्यान से, कि हम एक ही दिशा में सीधा चले, एक ही दिशा में हमने सीधा चला, हम और सीधे पटना पहुंचे, कहीं नहीं मुड़े, सीधे पटना पहुंचे, ठीक। तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और किसी खास समय में किसी पथ को हम अगर चलते हैं, कुल लंबाई, ये टोटल लंबाई जो हो गई इसकी, ये क्या हो गई? दूरी हो गई, ठीक। तो दूरी और विस्थापन में आप अंतर समझ गया हूं। तो आइए सदिश राशियों का एग्जांपल देख लेते हैं। विस्थापन, देखिए विस्थापन में परिमाण भी है
और दिशा भी है। मान लीजिए 10 किलोमीटर दिल्ली की तरफ उत्तर दिशा में कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये परिमाण हो गया, ये दिशा हो गई। तो विस्थापन में परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये क्या हो गई, सदिश राशि। वेग, वेग एक ही दिशा में होता है। अब ये तो नहीं कहते हैं कि वेग केवल अकेले सिंगल वेग नहीं हो सकता, उसके साथ एक दिशा होगी, वेग का एक दिशा होती है। ठीक, उसी प्रकार है त्वरण। त्वरण में विस्थापन दिशा और परिणाम परिमाण दोनों होता है। बल, बल किसी दिशा में ही लगाया जा सकता है, और 5 न्यूटन के बल से या 10 न्यूटन के बल से या 50 न्यूटन के बल से। ठीक, तो ये परिमाण हो गया, और जिस दिशा में लगाएंगे वो दिशा हो गई। भार, भार भी किसी न किसी ऊपर से नीचे की तरफ किसी दिशा में ही लगता है। ठीक, आवेग, इसी प्रकार विद्युत संवेग। देखिए विद्युत अपवाद में है, विद्युत जो है ये अपवाद में, हम इसको आगे समझाएंगे अभी। संवेग, वेग है, संवेग इसमें भी है। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था कि सदिश राशियां जो होती हैं बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो सदिश राशियों के साथ देखिए, बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करने का मतलब क्या, सिंपल सा, 10 और 5 जोड़कर हम सीधे इनको 15 नहीं लिख सकते हैं, या 4 और 9 जोड़कर सीधे 13 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे ये गलत, क्योंकि इनके साथ दिशा भी तो है, तो दिशा भी कभी तो निर्धारण करना होगा। इनके साथ दिशा भी है और परिमाण भी है, तो परिमाण और दिशा दोनों का निर्धारण करना होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन उत्तर की तरफ या 5 न्यूटन दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो इसमें दिशा, एक दिशा इधर है एक दिशा इधर है। ठीक, 5 यहां, मान लीजिए यहां 10 है, तो ये 5 और 10 जोड़कर ये 15 नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम ना अलग मेथड होता है, इसका एक अलग मेथड होता है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिस ये बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो ये बात याद रखेंगे हम कि सदिश राशियां साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं अदिश राशियां। आप अदिश राशियों के बारे में भी पहले बता चुके हैं। अदिश, अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं हो, क्या नहीं हो, दिशा नहीं हो, जिसमें दिशा नहीं हो वो अदिश राशियां। अब देखिए परिभाषा, वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, लेकिन दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती, ये अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां। अब एग्जाम्पल देखिए, द्रव्यमान, मान लीजिए द्रव्यमान का है 5 kg, 5 kg, इसमें दिशा है, मान लीजिए कहा कि 5 किलोमीटर दूरी, इसमें दिशा है क्या, नहीं है। समय का है 5 बज गया, इसमें दिशा है। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें दिशा है। दाब, दाब कहीं प्रेशर दे रहे हैं, दाब, दाब की कोई दिशा नहीं होती है। कार्य, कार्य, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। शक्ति, शक्ति की कोई दिशा नहीं होती है। ताप कोई दिशा नहीं होती है। आयतन कोई दिशा नहीं होती है। विभव कोई दिशा नहीं होती। ये सब, इन सभी राशियों में द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, इन सब में दिशा नहीं होती है। ठीक, लेकिन देखिए ये साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं। ये क्या करती हैं, साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। यानी आप सीधे सीधे से कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर को जोड़ेंगे तो हम 10 किलोमीटर कह सकते हैं, 10 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक, लेकिन वहां हम ऐसा सदिश राशियों में ऐसा नहीं कह सकते थे। ठीक, तो ये साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं। सदिश राशियां साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती। एक एग्जाम्पल नोट देखते हैं, धारा की दिशा होती है। देखिए हमने वो अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि धारा अपवाद है, धारा की दिशा होती है किंतु वह सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती हैं। अब यहां देखिए, यहां बदल गया बात। देखिए हमने अभी एक लाइन में कहा कि सदिश राशियां सदिशीय बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती हैं, सदिश राशियां, किंतु धारा में दिशा भी होती है,
धारा उसमें था, क्या कहते हैं, सदिश राशि में, तो धारा में दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो ये अपवाद आ गया। तो आपसे प्रश्न पूछता है, थोड़ा कम समय में जल्दी से दोहरा लेते हैं। देखिए, सदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां जिनमें निश्चित दिशा परिमाण दोनों होता है, दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती हैं। अदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, निश्चित दिशा नहीं हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं। ठीक, अब देखिए सदिश राशियां, अभी हम पीछे भी बताएं, एग्जाम्पल रट लीजिए। विस्थापन, वेग, भार, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अदिश राशियां समय, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, घनत्व, चाल, दाब, ताप, धारा और विभव, ये सब अदिश राशियां हैं। अब देखिए सदिश राशियां और अदिश राशियां आप अब अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इनमें हम ना, अब इनको प्रदर्शित कैसे किया था, इनका निरूपण कैसे होता है, यानी इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सदिश राशियों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अदिश राशियों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब इनके बारे में समझेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सदिश राशियों का निरूपण। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश राशियों को कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। देखिए सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह में ऐसे का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। देखिए इसमें दिशा और परिमाण आ गया ना, दिशा और परिमाण। देखिए दिशा और परिमाण आ गया, यानी सदिश राशियों की हम बात कर, परिभाषा से स्पष्ट है कि सदिशों का जो निरूपण होता है, सिंपल सदिश का, मान लीजिए सदिश कोई ए है तो इसका निरूपण सदिश के ऊपर ऐसे एक तीर दे दिए तो सदिश का निरूपण हो गया। मान लीजिए सदिश कोई बी है, बी के ऊपर ऐसे तीर दे दिए तो ये सदिश का निरूपण हो गया। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ और आ जाता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ऐसे आप देख सकते हैं इसको। और एक पॉइंट यहाँ और आ जाता है कि यदि सदिशों के परिमाण का, यानी सदिशों के मैग्नीट्यूड का अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो उनको कैसे करेंगे। तो सदिशों के, यहीं लिख लेते हैं, सदिशों के परिमाण का निरूपण, सदिशों के परिमाण का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो देखिए सदिशों के, या तो आप सिंपल इसको ए रहने दीजिए, मान लीजिए एग्जांपल, या तो ऐसे रहने, कोई भी एक की जगह बी आप ले लीजिए, सी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, कुछ भी। तो या तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए ए है तो ए के ऊपर ये मॉड दे दिए, ऐसे लिख दिए। अगर इसी को आप फिर चेंज करते हैं तो ये मॉड से ये तीर कट जाता है और सिंपल ये बच जाता है। तो सदिशों का निरूपण आप ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू हो, वाई है, वाई को हम ऐसे रखिए और या इसी को हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिए सिंपल। तो ये सदिशों के परिमाण का, मैग्नीट्यूड का निरूपण ऐसे करते हैं। ठीक, तो और सदिशों का निरूपण, सिंपल सदिशों का निरूपण ऊपर हमने दिखाया, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। ठीक, चलिए सदिशों का जोड़, सदिशों के जोड़ का नियम, अगला पॉइंट हेडिंग क्या है, सदिशों के जोड़ का नियम। अब यहाँ से हम लोग सदिशों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखेंगे कि सदिश किस प्रॉपर्टी से। अभी हमने कहा था ना कि इनका एक अलग नियम होता है जोड़ने या घटाने का, तो सदिशों का एक अलग जोड़ घटाने का नियम होता है। तो हमने बताया था ऐसे कि मान लीजिए कि 5 न्यूटन इधर की तरफ चल रहा है, 5 न्यूटन इधर की तरफ, तो अगर इसका रिजल्टेंट अगर निकाला जाएगा तो सिंपल तरीके से 5 + 4, मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, तो हम सिंपल तरीके से 5 4 9 नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए इनका अपना ही नियम है, अपना नियम कानून है। ठीक, तो चलिए आइए, त्रिभुज का नियम पहला इसका, इसमें दो नियम आते हैं, एक पैरेललोग्राम का नियम यानी समांतर चतुर्भुज का नियम, और एक आता है त्रिभुज का नियम। तो पहला हम लोग देखते हैं त्रिभुज का नियम। देखिए मान लीजिए कोई सदिश ए है, ठीक, और प्लस कोई सदिश बी है। ठीक, तो कोई सदिश, कोई मान लीजिए सदिश ए है, ठीक, और प्लस कोई सदिश ऐसे है कोई, तो ये हो गया सदिश बी। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो सदिश ए और इसके, मान लीजिए सदिश ए है तो इसके हेड से
सदिश बी को ऐसे लिखेंगे, और इनका जो रिजल्टेंट होगा परिमाण जो होगा इसका ये आर, तो यही जो आर होता है वो ए प्लस बी, सदिश ए सदिश बी, ये हो जाता है आपका सदिश ए प्लस सदिश बी। ठीक, ये कुछ खास नहीं है। अगला देखते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। अगली हेडिंग है समांतर चतुर्भुज का नियम। उससे पहले देखिए, समांतर चतुर्भुज के नियम से पहले देखिए, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये चार्ट जरूर पढ़ा होगा। साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो देखिए यहाँ ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अभी बोले थे हेडिंग कि समांतर चतुर्भुज का, आप ध्यान दीजिए यहाँ से। देखिए मान लीजिए सदिश ए है, ठीक, ये कोई सदिश ए है और इससे थीटा डिग्री एंगल पे कोई सदिश बी है, कोई थीटा डिग्री एंगल पे सदिश बी है, थीटा डिग्री। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि ए के पैरेलल बी के हेड से पैरेलल एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं। ठीक ठीक, और बी के पैरेलल, ये बी वाली सदिश बी है, इसके पैरेलल ए के हेड से कैसे रेखा खींच लेते हैं, इसके पैरेलल। ठीक, तो ये देखिए ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और इनका जो कटान बिंदु होता है उसको थीटा डिग्री एंगल से ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ठीक, तो ये जो इसका रिजल्ट, ये जो हुआ यही इसका रिजल्टेंट आर, वेक्टर आर हुआ, या रिजल्टेंट या परिणाम। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ फिगर में देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा डिग्री एंगल पर ये रिजल्टेंट आर निकला। तो इस जो आर की वैल्यू होती है, कैलकुलेशन के बाद आर की वैल्यू जो निकलती है वही निकलती है क्या, अंडर रूट आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, 2ab कॉस थीटा। देखिए अब आपको मालूम होगा, अभी हमने पिछले चार्ट में दिखाया था, फिर से एक बार आप देखिए कि कॉस थीटा की जो वैल्यू, जो थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ, थीटा ए और बी के बीच का कोण है। थीटा क्या है, ए एंड बी के बीच का कोण है थीटा, यहां लिखा भी होगा कहीं, देखिए जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है। तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, -1 से +1 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है -1 से +1 के बीच में। अगर आपको नहीं मालूम है तो देखिए यहाँ चार्ट में देखिए कॉस थीटा की जो वैल्यू है, देखिए +1 से -1 के बीच में वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू +1 से -1 के बीच में वेरी करती है। ठीक, तो यही बात यहाँ पे हम कहना चाह रहे थे। देखिए ये चार्ट याद है तो आपको याद रहता तो आपको पता होता, तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, इसको फिर से देखते हैं। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच होती है। तो इसी के आधार पर आर की जो होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकलती है। तो चलिए एक एक वैल्यू को, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी डायरेक्ट आ जाता है, हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आती है ये। ठीक, तो आइए देखते हैं। आर मैक्सिमम बराबर होता है ए प्लस बी, ठीक, और आर मिनिमम बराबर होता है ए माइनस बी। यही दोनों बातें हमको प्रूफ करनी है कि कैसे आर मैक्सिमम ए प्लस बी हो जाता है और कैसे आर मिनिमम ए माइनस बी हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं आर मैक्स बराबर ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे छोटी सी बात समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा। यदि लिखा हो कि, मान लीजिए कि यदि लिखा हो कि साइन थीटा बराबर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक, यहां देखिए लिखा हो कि साइन थीटा 1/2 किसके बराबर, तो साइन थीटा 1/2 किसके बराबर है, तो साइन थीटा 1/2 30 डिग्री के बराबर है। ठीक, इसी प्रकार यदि लिखा हो कि कॉस थीटा बराबर √3/2, तो कॉस थीटा √3/2 देखिए किसके बराबर है, कॉस थीटा √3/2, कॉस थीटा √3/2, कॉस थीटा √3/2 30 डिग्री पर, यानी थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री है। ठीक, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हो कि कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो देखिए 1/√2 किसके बराबर है, तो 1/√2
45 डिग्री के बराबर है, तो कॉस में थीटा का मान जो हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, और यदि हम देखें आर मैक्स की बात किए थे, आर मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आर मिनिमम अगर लिखा जाएगा, आर मिनिमम यानी ए माइनस बी। ठीक, तो ए माइनस बी लिखेंगे, अंडर रूट के लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अब हम एक एक को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर मैक्सिमम को। ठीक, तो आर मैक्स को प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर आप सोचिए जरा कि अगर थीटा का मान मैक्सिमम हो जाए, अगर ये थीटा का मान कॉस थीटा का मान मैक्सिमम हो जाए तो ये वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो कॉस थीटा का मान मैक्सिमम होने पे आर मैक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो किस कंडीशन में, ध्यान दीजिए, किस कंडीशन में थीटा का मान मैक्सिमम होगा, थीटा का मान मैक्सिमम कब होगा, यानी एक कब होगा मैक्सिमम। आपको पता है यहाँ भी हमने बताया था कि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान +1 से -1 के बीच में होता है। ठीक, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान +1 से -1 के बीच होता है। तो ठीक, यहाँ पे सिंबल ये गलत हो गया, के बीच में होता है। ठीक, इससे पहले और इसके बाद। तो यहाँ कॉस थीटा का मान मैक्सिमम कब होगा, ये तभी होगा जब हमको कॉस थीटा का मान 1 होगा। तो कॉस थीटा का मान 1 करने के लिए क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू को हम 0 डिग्री पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू को कितना पुट कर देते हैं, 0 डिग्री। तो क्या करेंगे कि पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आर फिर लिखते हैं, आर मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मान 0। तो कॉस थीटा का मान 0, तो कॉस थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मान 1 था। तो अब हम इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचा। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर से रूट कट गया, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, आर मैक्स इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए प्रूफ हो गया ये। देखिए आइए अब प्रूफ करते हैं आर मिनिमम यानी ए माइनस बी कैसे हुआ। ठीक, तो फार्मूला देखिए वही, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यदि आप सोचिए कि अगर थीटा का मान 180 डिग्री पुट कर दिया जाए, तो थीटा का मान 180 डिग्री करेंगे तो ये मिनिमम माना जाएगा, सबसे मिनिमम। थीटा का मान कॉस का मान -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। तो अब थीटा का मान 180 डिग्री अगर पुट कर दें तो ये -1 आ जाएगा। तो देखिए फिर से लिखते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आर का जो मान हो जाएगा अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मान क्या हुआ, वही लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री का मान -1। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1। अब इसका गुणा इसमें होगा तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा कि ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखिए ये आपको पता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब यहाँ से निकल के आ गया क्या, आर मिनिमम इक्वल टू
ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ये रूट कट गया और बच गया आर min इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमने दोनों को प्रूफ भी कर लिया। यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये देखिए कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। और जब मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाता है तो आर मैक्सिमम बराबर a प्लस बी हो जाता है और आर मिनिमम बराबर a माइनस बी हो जाता है। ठीक, तो अब ये प्रूफ हो गया। तो आपको पास यहाँ जो टोटल फॉर्मूला निकला क्या, देखिए एक बार हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, आर मैक्स इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, आर मिनिमम इक्वल टू ए माइनस बी। और हमारा जो मेन फॉर्मूला है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और जहाँ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। देखिए यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, दो सदिशों के परिमाणी का परिमाप कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक हो सकता। तो जरा आप सोचिए कि ये तो स्क्वायर में है ना, आप यहाँ दो सदिशों मतलब दो अलग अलग सदिश, मान लीजिए कोई एक सदिश 1 है, कोई 2 है, या कोई 4 है, या दूसरा 6 है, कोई भी दो अलग अलग सेम नहीं होना चाहिए। सेम हो जाएगा तो तब तो हो ही जाएगा, 0 हो गया तब तो वो 0 हो जाएगा या ऋणात्मक में चला जाएगा। लेकिन दो अलग अलग सदिशों का परिमाप कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक हो सकता। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ आप एक रखते हैं तो एक का स्क्वायर, तो अगर माइनस में 1 रखते हैं तो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे 2 रखते हैं माइनस में तो इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये कभी ऋणात्मक होगा, कभी नहीं होगा, और ना ही कभी शून्य हो सकता है। क्योंकि अगर एक की वैल्यू होगी कुछ तो दूसरा ना दूसरा तो उससे जुड़ जाएगा, और सेम रहेगा तभी शून्य होगा। तो सेम नहीं हो सकता, पहले ही कंडीशन लिखा हुआ कि दो अलग अलग सदिशों को। तो ये आप नोट में याद रखिए कि दो सदिशों के परिमाणी का परिमाप कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ना ही ऋणात्मक हो सकता। देखिए सवाल कह रहा है, किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल पूर्व की तरफ, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये कोई वस्तु है, इसमें कह रहा है कि 3 न्यूटन का बल पूर्व की तरफ। तो 3 न्यूटन का बल पूर्व की तरफ लगा देते हैं, ये हो गया आपका 3 न्यूटन पूर्व की तरफ। ठीक है, फिर कहता है कि पूर्व की तरफ 4 न्यूटन का बल उत्तर की तरफ, इस पर 4 न्यूटन का बल उत्तर की तरफ लगा देते हैं, 4 न्यूटन का बल उत्तर की तरफ हो गया लगता है। तो दोनों सदिशों का परिमाणी का परिमाप क्या होगा। ठीक, तो हमको फार्मूला, अभी हम थोड़ी देर पहले फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो एक आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये एक पूर्व की तरफ है एक उत्तर की तरफ है, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो कॉस का मान क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक, तो अब यहाँ हम आगे R इक्वल टू a² यानी 3 का स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं वेक्टर a, और इसको वेक्टर b मान लेते हैं। ठीक, और a का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 गुणे 4, और cos 90 का मान 0। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, आप प्लस 0 का गुणा इस सब में होगा तो 0, 16 और 9 25, और 25 का रूट होता है 5। तो आंसर आ गया 5 न्यूटन। 5 कितना, 5 न्यूटन। इस तरह का सवाल आता है। अगली क्लास में देखेंगे सदिशों का गुणनफल। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।